मोस्ट वेलकम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के कंपोनेंट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वांट और रीजनिंग दोनों ही कंपोनेंट आरसीएम में देखने को मिलते हैं जामिया के अंदर। तो मैंने एक टॉपिक बताया था जो टॉपिक आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे एवरी ईयर कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, चलो तो आज हम लोग बातचीत करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। आप सभी को टेक्स्ट क्लियर विजिबल है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। तो जब भी हमने इससे एक दिन पहले हमने बातचीत जब करी थी तो हमने जाना था कि कोडिंग और डिकोडिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो इस बात को समझने के लिए आपको बता दूं कि कोडिंग एग्जामिनर खुद करता है। इसको अगर शॉर्ट वे में अगर आप जानना चाहते हो तो कोडिंग का मीनिंग कोडिंग एग्जामिनर खुद करेगा। जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है वो खुद आपके सामने कोडिंग करेगा और जो आपसे पूछा जाएगा जिसको आपको कोड करना है, जिसको स्टूडेंट को कोड करना है, इसको अपन डिकोड बोलते हैं। ठीक है, तो डिकोडिंग स्टूडेंट रिप्लाई करता है आंसर में और कोडिंग एग्जामिनर के द्वारा पहले से गिवन होती है। आई होप आपके बात समझ आई होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरे मन में ख्वाब आया कि अगर मैं 1 A को 1 लिखता हूँ, बी को मैं 4 लिखता हूँ, तो अब आपसे सवाल करूं भाई अपन सी को क्या लिखेंगे? तो जो चीज पहले से गिवन है दैट वाज कोडिंग, और जो आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं इट विल बी डिकोडिंग। तो होपफुली कि टॉपिक का जो मीनिंग है वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, पहली बात। अब सवाल ये है कि किसी चीज को जब हम कोड करते हैं तो ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके बारे में हमको पहले से आइडिया नहीं होता कि ये लैंग्वेज किस पैटर्न पे लिखी गई है। तो उसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं मॉक लैंग्वेज, और उसी को फाइंड आउट करके हम जब उसको अप्लाई करते हैं अगली डिकोडिंग के लिए तभी हम अपने आंसर तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो कोडिंग की गई है, ठीक है, मान लो ए कोई नंबर है, बी कोई दूसरा अलग लेटर है, इनको कोड करने के बीच में जो मॉक लैंग्वेज है। वीडियो नहीं आ रही। आ रही है सर। वीडियो क्लियर। एक्चुअली में पता है क्या होता है? हाँ कोई बात नहीं, मेरी आप बात सुनो। जब ना जिस इंडिविजुअल की तरफ से इंटरनेट प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है उनका वीडियो पॉज हो जाता है। तो आप इस चीज से बिल्कुल परेशान ना हो। जब तक वीडियो मेरे सामने दिख रही तब तक वीडियो आपके पास पहुंचेगी। वो डिपेंड करेगा कि आप जिस जिस एरिया में हैं वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है। ठीक है, तो परेशान नहीं हुआ करो। अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा फेस होती है तो नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग में आप वीडियो में देख लिया करो जो आपको विजिबल नहीं हो। ठीक है, चलो। तो मैंने बोला कि कोई चीज अगर पहले से गिवन है तो आपका पहला टारगेट होगा कि आप उस लैंग्वेज को पता करें जिस लैंग्वेज के बेस पे वो लिखी गई है। और अगर आपने मॉक लैंग्वेज पता कर ली तो आप उसको नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया आप उसको अप्लाई कर देंगे, बस आपका डिकोड हो गया। सिंपल प्रोसेस होता है। अब लेकिन सवाल है कि ऐसी कैसी कितनी लैंग्वेज हो सकती है। तो एक बात समझना, जब हम कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ते हैं तो हम जनरली इसको 3 पैटर्न में पढ़ते हैं। अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग के फॉर्मेशन की बात करता हूँ, ठीक है, तो अपन इसको 3 टाइप से पढ़ते हैं या 3 पार्ट में पढ़ते हैं, जैसे भी आप बोलना चाहें। जो पहला आपका पार्ट होता है अपन इसको बोलते हैं लेटर कोडिंग। क्या बोलते हैं? लेटर। ठीक है, आपका जो दूसरा पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं नंबर कोडिंग। और जो आपको नेक्स्ट और लास्ट पार्ट होता है दैट इज मिक्स कोडिंग। और इसी को अपन चाइनीज कोडिंग के नाम से भी जानते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये चाइनीज कोडिंग का मीनिंग यहाँ कहाँ से आ गया? तो कुछ ऐसे मीनिंगलेस वर्ड होंगे जिनको आप नहीं जानते हो और आपको बताएगा कि अगर इसका मतलब ये है, तो आप अगर उसका मीनिंग नहीं जानते हो तो ऑब्वियसली बात है ना, और चाइनीज लैंग्वेज से मैच भी करते हो तो इन शॉर्ट हम इसको चाइनीज कोडिंग भी बोल देते हैं। तो केवल और केवल 3 ही टाइप में आप किसी भी क्वेश्चन को जो कोडिंग कोडिंग का पूछा गया आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो। अब चैलेंज हमारे सामने क्या होगा कि जो मॉक लैंग्वेज होंगी उनके कोई बहुत सारे पैटर्न होंगे पॉसिबल, लेकिन कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं जहां पर एग्जामिनर की क्वेश्चन लाई करते हैं।
अब मैं आपको अगर सबसे पहले बातचीत करें अपन, तो अपन चलेंगे लेटर कोडिंग की तरफ, वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, है ना। होपफुली कि आपका कोई डाउट मैं ना बनने दूं, क्योंकि एक टीचर की सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि जो एक स्टूडेंट के मन में आए वो पहले टीचर के मन में आ जाए, है ना। और मैं हमेशा सिस्टमेटिक वे में पढ़ने में बिलीव करता हूँ। लेटर कोडिंग, तो अब एक बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि लेटर कोडिंग की जब हम बात करते हैं तो अल्फाबेट्स की बात करते हैं, जो भी अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक, है ना। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। अब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले अगर आपको लेटर के प्लेस वैल्यू के बारे में आइडिया नहीं है तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, बात ध्यान रखना। तो ए बी सी डी इनकी अपनी ये प्लेस वैल्यू होती है, A1 पे आता है, B2 पे आता है, A3 4, ऐसे ही आप जेड तक अगर याद रखेंगे तो ये आपका टाइम सेव करेगा। आपको पता तो होगा, लेकिन अगर आपको इसकी प्रैक्टिस होगी तो आप टाइम सेव कर पाओगे, पहली बात। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो ऑब्वियस बात है, लिख के भी आप कर लोगे। तो उस चीज को अब मैं आपके हैंड पे छोड़ देता हूँ कि आपने कैसे कवर करना है, ठीक है। चलो, तो अपन आगे चलते हैं। अब लेटर कोडिंग का मीनिंग होगा जो लेटर हमारे पास है उसको हमने लेटर में ही कोड करना है, ठीक है। लेटर को हमने किसमें कोड करना है, लेटर में। तो इससे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि हमारे पास जो कोडिंग का टाइप है वो लेटर कोडिंग। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने लिखता हूं, मान लो ईस्ट हमारे पास लिखा हुआ है। ईस्ट को अगर मान लो आपके सामने लिखा FBTU, तो मान लो आपसे पूछा उसने वेस्ट को अपन क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अभी कोई आंसर नहीं करना, पहले समझना। मैंने आपको समझाया कि जब मेरे पास एक कोडिंग पहले से गिवन थी तो दोनों के दोनों किस फॉर्म में थे, लेटर में। तो सबसे पहले तो मेरा एक टाइप कंसीडर हो गया कि ये चीज लेटर कोडिंग से बिलोंग करती है। अब सवाल है कि इस लेटर से इस लेटर तक पहुंचने में या फिर इस वर्ड से इस वर्ड तक पहुंचने में जो मॉक लैंग्वेज का इस्तेमाल करा गया है वो लैंग्वेज कौन कौन सी हो सकती है जो हमको प्री डिफाइन हो, पहले से पता हो। तो इसी को अपन बोलते हैं पैटर्न। ये क्वेश्चन इस पैटर्न का है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको कुछ 5 से 6 इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बता देता हूँ जहां पे लेटर कोडिंग लाई करता है। अगर अपन पैटर्न्स की बात करते हैं, है ना, तो सबसे पहले आपका जो पैटर्न आता है दैट वाज फॉरवर्ड और बैकवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड या बैकवर्ड पैटर्न। आप बोलेंगे सर कि पैटर्न क्या है, तो उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। दूसरा आपका पैटर्न आता है क्रॉस पैटर्न। थर्ड आपका पैटर्न आता है रिवर्स पैटर्न। नेक्स्ट आपका पैटर्न आता है अपोजिट पैटर्न। इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट चलें तो वी विल सी अनदर नेक्स्ट इज कॉमन पैटर्न। नेक्स्ट इज illogical पैटर्न। ठीक है, ये टोटल कुछ 6 इंपोर्टेंट पैटर्न्स हैं जहां से सीधे के सीधे लेटर कोडिंग जो है आपकी क्रिएट होती है। अगर आप पहले 6 पैटर्न को ट्राई करते हैं, होपफुली अगर आपने इस तरह के पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व पहले कर रखा होगा तो आपका लॉजिक ऑटोमेटिक वही लाई करेगा जहां से क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप इस चीज को पहले से नहीं जानते होंगे तो आप 1 बाय 1 ट्राई करेंगे। अब जो लग जाएगा आप वहां पे चले जाएंगे, इससे टाइम आपको बच सकता है ना। तो जब से आपको पहले से रास्ते पते होते हैं तो आप किसी लोकेशन पे आसानी से पहुंच जाते हैं। अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। और आपके पास इमरजेंसी है तो आप टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद करेंगे। आप चाहेंगे आप जहाँ जाना चाहते हैं उस लोकेशन को प्री डिफाइन करना है। किसी का ना माइक प्लीज अनम्यूट, उसको म्यूट कर लो, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से समझना सर सबसे वीडियो पहले हाँ जी सर वीडियो नहीं दिखा है सर। क्या सभी लोग सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? नहीं वीडियो आ रही है। नो सर, नो सर, नो सर। नो सर।
नो सर। ऑल दी वे आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल, है ना, प्लीज अगर इस तरह का नेक्स्ट किसी का डाउट आए ना तो आप पेशेंस करना, अगर सारे लोग बोलेंगे तो मान लूंगा ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल के मन में आ रहा है कि वीडियो रुक रहा है और बाकी लोग सब शांत है तो आप एक बार पेशेंस करना कि आपका नेटवर्क सही हो जाए तो आपको विजिबल हो जाएगा ना। सारे लोग बोलेंगे ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम है, अगर कोई एक सोच रहा है बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं लेना, ठीक है। चलो अब देखो अपन अगर बातचीत करते हैं, हाँ जी सर कंटिन्यू करिए क्लास। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न की, तो ध्यान से समझना। फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब आप जानते हो आगे जाना। अब देखो आगे जाने के कितने तरीके हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे मान लो लेटर में पहले में +1 बढ़ेगा, दूसरे में +2 बढ़ेगा, तीसरे में +3 +4, जितने लेटर होंगे एक सीरीज ये बन सकती है फॉरवर्ड की। एक सीरीज बन सकती है कोई भी सेम नंबर बढ़े, जैसे या तो सभी में +1 बढ़ रहा है ना, या सभी में +2 बढ़ रहा है, ये सेम सीरीज हो गई फॉरवर्ड की। एक सीरीज हो सकती है कि वॉवेल में कोई अलग वैल्यू इंक्रीज करे, वॉवेल की इंक्रीज कोई अलग डिफरेंट वैल्यू और कॉन्सोनेंट की अलग वैल्यू। तो मैक्सिमम ये 3 पैटर्न देखने को हमको मिलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न में, या तो लेटर की काउंटिंग के अकॉर्डिंग बढ़ेगा या कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू इंक्रीज होगी लाइक 1 1 1 2 2 2 3 3 3। और अगला अगर केस बनेगा तो वो वहां पे जाएगा कि वॉवेल में कोई अलग इंक्रीजमेंट कर रहा होगा और कॉन्सोनेंट में कोई अलग इंक्रीजमेंट कर रहा होगा। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज एग्जामिनेशन में ज्यादा देखने को मिलती है। चलो अब अपन यहीं पे एक बार बैकवर्ड पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। तो बैकवर्ड पैटर्न माइनस की तरफ जाता है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो सेकंड आपका इसी केस में था बैकवर्ड पैटर्न। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो और आप पाएंगे कि सर जो आपके पास वैल्यू है ना इनको माइनस करेगा। जैसे 1 2 3 4 लिखा है ना तो अपन ने प्लस करा है फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में माइनस लिखेगा, इस चीज को माइनस करके चलेगा, है ना। तो -1 -2 -3 माइनस। अब आपके मन में एक चीज आ रही होगी कि सर वो लेटर से वैल्यू कैसे माइनस करेगा। तो एक्चुअल में उस लेटर से वो बैक जाएगा, काउंटिंग में बैक जाएगा, है ना। अगला केस क्या बनेगा भाई, हो सकता है सेम चीज माइनस करे, है ना। तो दूसरा केस यहाँ पे भी सेम बनेगा, -1 करे दोनों सारे के सारे लेटर जितने अवेलेबल है, या फिर कोई भी वैल्यू ले सकता है, -3 कर ले सभी के सभी। तो आपको एक खुद सोचना पड़ेगा, अपने आप दिख जाता है। अगर आपको प्लेस वैल्यू के साथ अच्छे से नॉलेज होती है कौन कितने नंबर पे आता है तो अपने आप अंडरस्टूडेबल होता है, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अगर लास्ट केस की बात करें तो यहाँ पर भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट में कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं जो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, आई मीन सब लोग जानते होंगे पहले से कि इंग्लिश अल्फाबेट में ए ई आई ओ और यू टोटल 5 ही वॉवेल होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ऑलमोस्ट जानते होंगे सारे लोग। तो जब भी आपको ये देखें और आपको कोई लॉजिक नहीं लग रहा है तो आप जा सकते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वॉवेल के साथ कुछ अलग चेंजेस चल रहे हैं। ऑल दी वे अपन अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो अभी हमने क्वेश्चन एक बार मेंशन करा था। देखो हमारे सामने लिखा है ईस्ट और उसको मेंशन करा गया है FBTU। अब देखो कॉमन सेंस अपन इस्तेमाल करेंगे, कैसे कि सर ई से अगर F आ रहा है और ए से अगर B आ रहा है तो पहले 2 लेटर ये बात बता देते हैं कि अपन क्या करने वाले हैं। तो ई से अगर आ गया, यस सर। छोड़ दूं इसको, यस सर। चलो ठीक है ठीक है। तो सेम प्लस सीरीज में जा रहा है, अपन आगे चल जाएंगे, इसको मेंशन कर लेना एक बार, ठीक है। एक एक एक्सटेंड कर लो, ठीक है। और W के बाद क्या आता है X F T और U। चलो आप लोग बता रहे हो आपका लेवल ठीक है, तो मतलब मैं थोड़ा एडवांस स्टार्ट करूँ। चलो अपन उधर आ जाते हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैंने इसी क्वेश्चन को फिर से लिखा EAST को मेंशन करा गया। तुम लोग सॉल्व करोगे, अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो एक्सपर्ट होनी चाहिए क्वेश्चन का आंसर देना। बताओ वेस्ट को क्या लिखेंगे, जल्दी, टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, प्लीज ट्राई वंस। एक मिनट रुकना, वाटर बोतल ले लेता हूँ, भूल गया। आप लोग करो तब तक। कितना आ रहा है
लॉजिक लगा पा रहे हो? VX, yes sir. चलो सर सिंपल है बी यार। एक्स डी एफ आर टी एस यू। चलो ठीक है ठीक है। कहने का मीनिंग ये निकला कि 1 लेस One जा रहा है और letter। 1 प्लस हो रहा है, दोनों केस एक साथ हो रहे हैं, राइट? चलो Yes sir. यस सर। सिंपल था। ई से पहले डी आता है, इसके बाद एफ आता है। ए से पहले बोलोगे अब सर कहीं नहीं आता, तो अगर सीरीज को आप रिवर्स करोगे तो जेड ही मिलेगा उससे पहले, है ना? तो कुछ ऐसे केसेस मिल जाते हैं, तो इसको अगर आप लिखोगे तो डब्ल्यू से पहले क्या आता है? वी। डब्ल्यू के बाद एक्स आता है। ई से पहले क्या आता है? डी। ई के बाद क्या आता है? एफ। एस से पहले क्या आता है? आर। एस के बाद क्या आता है? टी। टी से पहले क्या आता है? एस। एस के बाद क्या, सॉरी टी के बाद क्या आता है? यू। मैच कर लेना, होपफुली आपको समझ आ गया होगा, है ना? तो कहने का मीनिंग ये निकला कि कभी कभी वो फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंट टॉपिक पे बातचीत करेगा, कभी कभी दोनों को मिक्स भी कर लेगा। अब मैं इससे ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि मुझे कंसेप्ट समझाना है। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की मेरे से एक्सपेक्टेशन करोगे, क्लास लेंथी हो जाएगी, सारा टॉपिक नहीं हो पाएगा, ठीक है? और आज मैं बहुत लंबी क्लास लेने की कंडीशन में नहीं हूँ। हाँ जी, क्या हो गया? सर आप चलाए कंसेप्ट समझा दीजिए, सबके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट। अगला पैटर्न है आपका क्रॉस पैटर्न। देखो क्रॉस पैटर्न को समझने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ेगा। तो देखो अभी मैं वैल्यू नहीं लिखूंगा, क्रॉस पैटर्न का रिलेशन कैसे क्रिएट होगा ये समझाऊंगा। जैसे मान लो मेरे पास टोटल 4 लेटर है, ठीक है, और इनका आपस में रिलेट करा गया है, तो जनरली वो क्या कोशिश करेगा कि मतलब चेंजेस वही करेगा जो कहाँ कर रहा था, फॉरवर्ड बैकवर्ड में, लेकिन उन वैल्यू को लिखेगा क्रॉस। इसका रिलेशन इधर, इसका रिलेशन इधर। 4 लेटर में मैक्सिमम ये वाला केस होता है, ठीक है। 5 लेटर के पैटर्न में क्या होता है भाई, अगर मान लो किसी में 5 वर्ड है, सॉरी किसी वर्ड में 5 लेटर है, तो इन दैट केस वो क्या करेगा कि मिडिल टर्म के साथ कोई भी गेम नहीं खेलेगा। इसको इधर कन्वर्जन, इसका इधर कन्वर्जन, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसका इधर चेंज, इसका इधर चेंज। बोलो बात समझ आई कि नहीं? फटाफट बताओ। यस सर। ठीक है, अगर अपन 6 लेटर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो उस केस में अपन कैसे रिलेट करेंगे? चेंजेस वही होंगे, प्लस माइनस ही होगा, कुछ अलग से नहीं होगा। मान लो इसको इसने यहाँ पर रिलेट करा, इसको यहाँ पर रिलेट करा, बीच वाला यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ पर रिलेट करा, इसको यहाँ पर रिलेट करा, बीच वाला यहाँ पर रिलेट कर दिया। एक केस और बन जाएगा 2 का, जो भी हमने देखा था इधर पे। ये मैं वो पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि अगर वो कोडिंग करेगा तो कुछ में लॉजिकल पैटर्न लिखेगा, ऐसा नहीं अनलॉजिकल बनता है। केस बताऊंगा, 2 के पेयर रिलेट कर दो आपस में। अब मुझे बस इतना बताओ, क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करवाने की जरूरत है कि आप समझ जाओगे? फटाफट बताओ सर एक एग्जाम्पल से समझा दीजिए, भी देखते हैं। ठीक, चलो नो प्रॉब्लम। EAST, WEST, CG, BU, इसको बताओ अपन क्या कोड करेंगे? तो एक बात बताओ, अपन को समझ आ रहा है कि आप सोचो कि यहाँ पे रिलेशन माइनस करोगे और यहाँ पे प्लस करोगे तो चीजें नहीं बन रही है ना? तो आप अगर सोचो ध्यान से, अगर आप इधर कहाँ जा रहे हो +2, और इधर कहाँ आ रहे हो +2, तो +2 का क्रॉस पैटर्न बन गया पहले वाले में। अब देखो एस से यू जा रहे हो तब भी +2, और टी से वी आ रहे हो तब भी +2, यहाँ पे भी +2 का क्रॉस पैटर्न बन गया। सिंपल अप्लाई कर दो, अब खत्म कहानी, ठीक है। अगर आप की में जी जी सर जी वाई वी यू। एग्जैक्टली, GYVU, ठीक है, दैट विल बी करेक्ट आंसर। तो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन देखा उसमें 4 लेटर्स थे, एग्जाम में 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कोशिश करेंगे। बताओ बात समझ आई कि नहीं? यस सर। ठीक, यस सर। अपन चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो रिवर्स पैटर्न सबसे आसान होता है, समझना कैसे? रिवर्स पैटर्न का मीनिंग होता है कि चेंज तो वो करेगा सेम पैटर्न पे जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड में करेगा, लेकिन चेंज करने के बाद उसको रिवर्स कर देगा। एग्जांपल से समझना, जैसे मान लो मैंने EAST लिखा था, तो पहले वाले केस में हमने इसको क्या डिकोड करा था, FBT,
TU, यही तो बोल रहा था। अब लेकिन वो ऐसे नहीं लिखेगा, इसको रिवर्स कर देगा। तो इसको रिवर्स पैटर्न में जब कोडिंग करेगा तो इस वैल्यू को रिवर्स करके लिखेगा, यानी इसको मैं अगर इसके नीचे लिखना चाहूँ तो इसको वो ऐसे लिखेगा UT B एंड F। ठीक है, बात समझ आई? तो कहने का मीनिंग ये निकला कि इसकी कोडिंग तो हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड के पैटर्न पे करी, लेकिन जब कोडिंग हुई तो उसको रिवर्स कर दिया। यानी इसका मीनिंग ये निकला कि इसका रिवर्स मतलब इसका पहले वाले लेटर का रिलेशन इससे बनेगा, दूसरे वाले का इससे बनेगा, तीसरे वाले का इससे बनेगा, चौथे वाले का इससे बनेगा, सारे के सारे रिवर्स रिलेशन बनेंगे। बोलो बात समझ आई कि नहीं? यस चलो, सर। तो अब क्वेश्चन का रिप्लाई कर दो। बताओ वेस्ट को अपन क्या लिखेंगे इसी फॉर्मेट में, कौन बताएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका रिलेशन यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इसका रिलेशन इधर आएगा। तो W से कहाँ जाएंगे अपन? +1 कर रहे हैं ना, X, और T से अपन आएंगे U। इसको इधर लिखोगे पहले, ठीक है, तो दैट विल बी करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ आई कि नहीं? टाइम थोड़ा कम है। यस सर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो लाइक नहीं ना कर रहा है? ठीक है, अपन चले, रिवर्स हो गया हमारा। अभी चलते हैं अपोजिट पैटर्न। देखो सुनो, होपफुली आप लोगों को पता होगा कि अपोजिट लेटर कौन सा होता है। एक छोटी सी 1 मिनट की स्टोरी सुनाऊंगा ना, उस पे हंसना कम, लॉजिक लगाना दिमाग से, क्योंकि उसके बाद आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, मान लो एक बाइक थी, बाइक ये बना नहीं पाएगा, इसलिए देख लेता हूँ बन जाएगा। न्यू एनसीईआरटी में से क्वेश्चन अब बन रहे हैं, तो प्लीज उसको भी पढ़ लेना, लेकिन एनसीईआरटी ठीक है, मान लो इस बाइक का नाम है क्रक्स। ठीक है, चलो अपन एक स्टोरी से समझ रहे हैं। मान लो दो आपस में मित्र और मित्री हैं, ठीक है। बॉस का नाम है हनी सिंह, ठीक है। मैडम का नाम हमने प्राइवेसी की वजह से छुपा दिया है ना, आर्टिकल 19 मैटर करता है। चलो, तो हनी सिंह चाहते हैं बाइक पे घूमने जाना चाहते हैं, बाइक का नाम क्या है? क्रक्स। अब हनी सिंह कह रहा है बेचारा कि आज बाइक क्रक्स। अब जब बाइक पे बैठेगा बंदा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब बाइक का आप अगर ऐड देखते हो टीवी में तो क्या होता है, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है ड्यू, और विराट कोहली बताता है बेटा चलो घूमने चलते हैं। नहीं, तो ड्यू पीने के बाद अब कोई भी आदमी बाइक पर ड्राइव करेगा तो दोपहर में तो करेगा नहीं, आजकल करेगा, इवनिंग में करेगा नहीं, तो ड्यू इवनिंग। अब बाइक का फ्यूल भी खत्म होता है। अब जब फ्यूल डल गया तो गाड़ी अच्छे रोड पे चलेगी। तो शेरशाह सूरी को जानते हो आप, पिछली पड़ी होगी तो आपने जीटी रोड, ठीक है। अब उसके बाद ड्राइविंग कौन कर रहा है? हनी सिंह। चलो, अब रास्ते में इंडियन रेलवे की लाइन आ गई, ठीक है, क्या आ गया? इंडियन रेलवे। अब जो मैडम पीछे बैठी, आप जानते हैं घर में ऑर्डर चलाने का काम होता है, कोई बुरा नहीं मानना मेरी बात को, मजाक की टोन में पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है। अब वो मैडम कह रही है जाके कप लाओ, नहीं कोल्ड ड्रिंक तो थी उनके पास बची हुई, तो कुछ नहीं है किसी को पी लेते हैं, तो जाके कप लाओ। भाई साहब कह रहे हैं मैं ना, ट्रैफिक है तो तेज चलेगी नहीं बाइक, कौन चलाएगी? तो अपने में केवल कुछ टर्म्स में दोबारा समझो। बाइक का नाम है क्रक्स, हनी सिंह ड्राइव कर रहा है, आज बाइक क्रक्स ड्यू पीने के बाद इवनिंग में फ्यूल डलवा लिया, ठीक है। माइंड में विजुअलाइजेशन करो, जीटी रोड पे हनी सिंह इंडियन रेलवे आ गई, मैडम से बोल रहा है कि जाके, क्यों है ध्यान रखने का, के नहीं है, जाके कप लाओ, मैडम बोल रही है मैं ना, ठीक है। तो अपने को अपोजिट लेटर मिल गए, मतलब ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, इवनिंग ई का अपोजिट वी, फ्यूल एफ का अपोजिट यू, ठीक है। अपन आगे चले तो ये तो सारे के सारे ऑलरेडी अपोजिट दिख रहे हैं। जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, एन का अपोजिट एन। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी? अगर नहीं है तो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ, पक्का? नो सर। चलो
नो सर। अपन चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो ध्यान से सुनना, मैंने एक वर्ड लिया सरिता, ठीक है। अब सरिता को कोड करा गया है HZIRGZ। तो आपसे पूछा है कि श्वेता को कोड क्या करा जाएगा। बताओ, मैंने अगर आपको सच में ऑनेस्टली पढ़ाया है तो आप लोग इसका आंसर कर पाओगे, मेरे को आंसर देने की जरूरत नहीं है। सर HDVGZ। क्या बात है, ग्रेट। HEBGZ। ठीक है, सभी का मैक्सिमम ठीक है, क्योंकि आप लोग पहचान गए हो। यहाँ पे जो कोडिंग है वो प्लस माइनस ना करके कौन सा लेटर इस्तेमाल कर लिया, डायरेक्ट अपोजिट लेटर, ठीक है। और अगर आप अपोजिट जितना जल्दी आइडेंटिफाई कर लोगे, आंसर जितनी जल्दी निकल जाएगा, नहीं तो घूमते रहना गलियों में। नहीं, चलो, सरिता को श्वेता का घर नहीं मिलेगा, तो एस का अपोजिट हनी सिंह, ड्यू, इवनिंग, जीटी रोड, और आज खत्म कहानी। तकलीफ कोई अगर है तो प्लीज कंफर्म, अदरवाइज अपन आगे चलते हैं। नहीं है, ठीक। अब देखो, कॉमन पैटर्न को मैं आपको लेटर कोडिंग के साथ पढ़ा रहा हूँ। जनरली कॉमन पैटर्न कहाँ अप्लाई होता है, बात आपको समझा देता हूँ। कॉमन पैटर्न तभी अप्लाई होगा जब 2 टाइम्स कोडिंग दे रखी होगी, मतलब कोडिंग कितने टाइम्स दे रखी होगी, 2 टाइम्स। एग्जाम्पल के तौर पे, अब ऐसा लेटर ढूंढना, थोड़ा क्वेश्चन क्रिएट करना टिपिकल होता है, टाइम लगता है उसमें, फिर भी मैं आपको जनरल वे में समझा देता हूँ कि मान लो उसने इस्तेमाल करा PEN, पेन, ठीक है। इसको उसने डिकोड करा 245, ठीक है, 245। उसने नेक्स्ट कोड करा NEXT, ठीक है। इसको उसने कोड करा 5413, ठीक है। आपसे कोडिंग करवा ली टेक्स्ट, बताओ टेक्स्ट को अपन क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान रखना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि किस बात को क्यों लिखा गया है। इसमें बस हमको ये देखना है कि अगर यहाँ पे n आता है और यहाँ पे भी n आता है, और इसका केस क्या है कि 2 टाइम्स कोडिंग गिवन होगी, ये पहचान है, डायरेक्टली पहचान है, टेंशन नहीं लेना। तो n और n को दोनों किसमें 5 लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा एक कॉमन और चेक कर लो, तो E और E यहाँ पे दोनों में कॉमन है, 3413 लिखा गया। सर, हाँ जी, 3413। सर 45 नहीं सर 4513। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप उसमें फाइटिंग कर लो WWE की, जो जीत जाए वो पार्टी दे देंगे। चलो देखो, अपन लास्ट में देखते हैं T है, तो T के लिए अपने पास 3 है, तो 3 लास्ट में रहेगा अपने पास, ठीक है। 41। अब EX देखो, तो EX के लिए तो 41 पहले से दिख रहा है मेरे को। अब देखो, जो भी जीता हारा मुझे नहीं पता, पार्टी एक से तो बनती है, दो ना दो तुम्हारी खुद की मर्जी। चलो मजाक करो, फटाफट बताओ, यहाँ तक कोई परेशानी? नो सर। अपन आगे चले नेक्स्ट। और लास्ट पैटर्न से पहले मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, ठीक है। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर, जो मैंने वहां पे नहीं मेंशन करा था, चेंज ऑफ ऑर्डर। तो होपफुली मैं इसको लास्ट में मेंशन कर देता हूँ, जो भी नोट्स बनाएंगे बाद में लिख लेंगे, इट विल बी हेल्पफुल टू देम। नेक्स्ट 7 आप मेंशन कर लेना, चेंज ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो इलॉजिकल को बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन चेंज ऑफ ऑर्डर की बात कर रहे थे। तो चेंज ऑफ ऑर्डर का मीनिंग क्या है, देखो सुनो, यहाँ पर लेटर में चेंज नहीं होता, केवल उसके ऑर्डर में चेंज होता है ना। तो एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने लिखा फिजिक्स PHYSICS, ठीक है। अगर अपन बात करें इसको डिकोड करने की, तो HPSY SPI, ठीक है।
इसके बाद अपन अगर नेक्स्ट बात करें केमिस्ट्री, होपफुली लेटर बराबर होंगे। कितने लेटर हैं? 4 और 3 7। यहाँ पे लेटर कितने ज्यादा है? कोई ऐसा लेटर आपको याद आ रहा है बट जिसमें 7 लेटर हो? चलो 7 ही होता है, अच्छी बात है। एस तो फ्रेंड्स के लिए फ्रेंड्स। फ्रेंड पक्का, FRIEND, क्या बात है। चलो फ्रेंड, ग्रेट, ठीक है। तो एस लगा लो, इसमें कम पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। अब एक बात कहूँ, इसको आपसे पूछा है क्या लिखेंगे, तो इसमें अच्छी बात क्या है, आप परेशान हो जाओगे क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे भाई कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे वर्ड ही चेंज नहीं है, यहाँ पे केवल ऑर्डर चेंज है। देखो पी अगर यहाँ पे है तो आप कहीं ना कहीं आपको पी मिलेगा, यहाँ पे अगर एच है तो यहाँ पे कहीं भी एच मिलेगा, यहाँ पे अगर वाई है तो आपको वाई भी मिलेगा, अगर यहाँ पे एस है एस भी मिलेगा, यहाँ पे ठीक है आई है तो आई भी मिलेगा, सी भी मिलेगा, मतलब सारे लेटर वही होंगे। अब आपको समझना होता है कि यहाँ पे रिलेट कैसे करा है, तो वो क्या करेगा। RFEISDN। क्या बात है, क्या बात है। चलो ठीक है, ऑब्वियसली बात है, पहले 2 को आपस में क्रॉस, अगले 2 को आपस में क्रॉस, लास्ट वाले तीनों को आपस में रिवर्स। चलो तो RF एक तरफ, EI एक तरफ और लास्ट का SDN एक साथ। बताओ तकलीफ किसी को No sir। नहीं है? पक्का ठीक है, Yes sir, clear। ठीक है, अच्छी बात। तो मेरा कहने का मीनिंग निकला कि इस तरह के पैटर्न में कभी कभी वो क्या करता है कि लास्ट के 2 डिजिट को सेम रख लेता है, ठीक है। अब एक्चुअली ऐसे पे ना वर्ड याद नहीं आते, ठीक है। पहले से अगर क्वेश्चन प्री डिफाइन होता है तो बंदा याद कर लेता है। अगले केस की तरफ अगर अपन चले, दैट इज इलॉजिकल पैटर्न, और यूपीएससी का ये पैटर्न बहुत फेवरेट है, तो स्टमक कर लेना। चलो तो देखो इसकी अगर बात करें तो पहले मैं क्वेश्चन लूंगा आपको और आप लोग खुद सॉल्व करना है इसको, ठीक है। एक एरर कर लीजिए मैंने पहले भी, कोई बात नहीं। चलो एक बार सोच के देखो, एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, North। चलो साउथ को भी रिवर्स करके सर। क्या बात है, ग्रेट, बिल्कुल करेक्ट आंसर यही होगा। देखो ईस्ट को उसने रिवर्स कर दिया है, EAST, तो पहले तो इसका रिवर्स क्या बनेगा, मतलब अपोजिट होगा वेस्ट, और वेस्ट को भी क्या कर दिया रिवर्स, तो TAEW करो रिलेट। यहाँ पे सबसे पहले तो उसका अपोजिट, ईस्ट को उसने वेस्ट लिखा, सॉरी वेस्ट में यहाँ पे थोड़ी गलती होगी लिखने में, WEST होता है ना, WEST होता है ना। तो अब मुझे बताओ कैसे लिखोगे आप इसको, रिवर्स कर दो, TSEW, सेम पैटर्न बन रहा है। तो अपन पहले नॉर्थ को अगर समझोगे आपकी नॉर्थ लिखा है तो इसका रिवर्स क्या अपोजिट क्या बनेगा, साउथ। अब साउथ को आपने रिवर्स में लिखना है, यानी आप H से स्टार्ट करोगे तो HTUO, ठीक है। ये अपन अपना क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये चीजें आपको मेरे पढ़ाने से बहुत आसान लग रही है, और क्यों, क्योंकि हम लोग सेम टाइप के सारा एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो माइंड अभी उसी बाउंड्री के अंदर खेल रहा है ना। जब पावर प्ले आएगा तो पावर प्ले का मतलब जब आपके पास डिफरेंट अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे तो आपका माइंड वहां नहीं कैरी कर पाएगा ना। तो इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कौन कौन से पैटर्न्स हैं जहाँ पे अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको सेम पैटर्न पे, और ये लेटर कोडिंग वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा, और सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। अपन अगर बात करते हैं, ठीक है, चलो बताओ कौन बताएगा। कोल्ड का अपोजिट। Cold। पक्का
old and which is reverse? ग्रेट, ऑब्वियस सी बात है कि भाई अपन अगर इसको देखें सीधा करके तो बैड मिल रहा है, इसको अगर देखें तो गुड मिल रहा है। बताओ ये मीनिंग में अपोजिट है कि नहीं? भाई इनका मीनिंग एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं? ठीक है, अब देखो इसको अगर आप रिवर्स करोगे तो क्या मिलेगा? हॉट। ठीक है, नहीं सर वो ऑलरेडी एक्चुअली ना यहाँ पे ना हमने POH लिखना था, यहाँ पे ये लिखना चाहिए था। ऑल दी वे, अच्छी बात है कि आप लोगों को समझ आया है ना। तो इसको रिवर्स करोगे तो आप क्या लिखोगे? HOT। अगर आप हॉट लिखोगे इसको तो अब मुझे बताओ इसका रिवर्स क्या होता है? कोल्ड। कोल्ड लेकिन अपन कोल्ड को रिवर्स करके लिखेंगे तो DIO। DLOC। बताओ परेशानी किसी को? हेलो No sir. हाँ जी हेलो पक्का? हेलो हाँ जी मैम क्या बोल रहे हैं आप? आ रही है आवाज आपकी? हेलो हेलो। भाई आपकी तरफ से ना फैमिली साउंड आ रहा है कि नहीं? तो एक बार प्लीज देख लो जहाँ भी फैमिली के साथ जो बैठे है ना, अपना माइक थोड़ा सा म्यूट कर लो। चलो ऑल दी वे, यहाँ तक अगर आप में से किसी को कोई परेशानी है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न दैट इज नंबर कोडिंग। ठीक है, चलो एग्जांपल के तौर पे छोटे छोटे लेटर्स से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, केवल पैटर्न्स को। तो पहले समझना, देखो इस तरह के जो डायरेक्टली नंबर्स में कोड होती है वैल्यू, या तो उसकी प्लेस वैल्यू होती है लेटर की अपनी, उसको ऐड कर दिया जाता है, या उसके रिवर्स जो लेटर होता है जिसे हम अपोजिट लेटर बोल रहे थे, उसका अपोजिट लेटर लिखता है पहले, उसकी प्लेस वैल्यू लिखता है, उसको ऐड कर देगा। ठीक है, तो जनरली ये होती है। तीसरी कंडीशन होती है उस लेटर की एग्जैक्टली प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ई आपका 5 है, पी आपका 16 पे आता है, ये 12 पे, 1 पे, और ये 25 पे। 25 और 1 26 और आप ऐड करोगे, मैंने ऐड करके लिखा है तो 54 आएगा। होपफुली अगर ऐड करने में एरर नहीं। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करोगे तो 7 + 1 + 13 + 5। ठीक है, तो 18 + 8 कितना होता है? 26। तो मैक्सिमम लोगों का आंसर ठीक आ रहा था। तो इस तरीके की वैल्यू से आपने डरना नहीं है। आपको बस दो बातों का बेसिस तौर पे ध्यान रखना है, या तो जो वैल्यू ऐड करी गई है वो वैल्यू उस लेटर की एग्जैक्ट वैल्यू होगी। दूसरा केस, अगर उसको एग्जाम्पल को लेवल एक्सटेंड करना होगा उसके अपोजिट लेटर को ले लेगा और उसकी प्लेस वैल्यू ऐड करेगा एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं या दूसरा क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ। जैसे कार, होपफुली कलर विजिबल नहीं होगा। ठीक, कार, बस और ट्रेन। ठीक है, एग्जाम में क्या करेगा? एक दो ऐसा वर्ड ले लेगा जो बड़ा होगा, 5-6 वर्ड का ले लेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। तो देखो कार को अगर आप रिवर्स करके लिखो तो मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन करने में टाइम बच जाएगा। इसका अपोजिट लेटर होता है X, इसका अपोजिट लेटर Z और इसका अपोजिट लेटर I। इन तीनों की वैल्यू रखिएगा और उनको ऐड कर देगा। X की 24 + 26 50 हो गया, I मतलब 9, टोटल हो गया 59। तो कार को लिखिएगा 59। अब हमारा खुद का माइंड कार का 59 काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप इनको आपस में ऐड करोगे, आप डबल करने की कोशिश करोगे, ट्रिपल करोगे तो बात नहीं बनेगी, है ना। तो आपको अगर चीजें बहुत ज्यादा लग रही है वैल्यू से, तब पहले रिवर्स ट्राई करो।
उसके बाद माइंड लगाना। अगर बस को ट्राई करोगे तो बी का अपोजिट वाई, यू का अपोजिट एफ और एस का अपोजिट एच। तो वाई आपका कितने नंबर पे आता है? 25, एफ आपका 6 और एच आपका 8। तो 25 8 33 और 6 कितने हो गए? 39। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको चेक करना है तो बड़ा क्वेश्चन है 5 लेटर का। तो आप बताओ टी का अपोजिट क्या होगा? जी, आर का आई, ए का जेड, आई का आर, एन का एम। अब इन वैल्यू को आप ऐड कर लो आराम से। बताओ कैसे करोगे? जी मतलब 7 प्लस आई मतलब 9, जेड मतलब 26, आर मीनिंग 18 और ये कितना होगा? 13। तो लॉजिकल वे में अगर ऐड करो कैलकुलेशन बचाने के लिए तो 13 7 20, ठीक है। 20 और 26 कितना हो गया? 46। सर 90। 46 मैम प्लीज रुक जाओ। 46 और 9 कितना हो गया आपका? 55, ठीक है। 53। और 55 के बाद अगर आप 8 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 63 और 10 73 आ रहा है किसी का? यस सर 73। ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होगा ना, ऐसी क्वेश्चन करने में आप कैलकुलेशन एरर कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए मैं ध्यान से ऐड कर रहा हूँ, ये चीज लिख लिख के ऐड कर रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन एरर ना हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप आराम से बना लोगे। दैट इज लेटर कोडिंग, ठीक है। चलो अब देखो एक दो बार क्या हुआ, उसने बड़े मजे लिए। क्वेश्चन देखना ध्यान से। उसने लिखा टीचर, ठीक है। फिर लिखा उसने डॉक्टर, लॉयर, LAWYER होता है ना लॉयर का। स्पेलिंग ठीक है, एक बार चेक करना भाई। यस सर। ठीक है। यस अब देखो इसको उसने कोड करा 33, यहाँ पे उसने कोड करा 24। आपसे पूछा बताओ लॉयर को कैसे कोड करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन एग्जाम टाइम में आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओ और टाइमली कर पाओ, इस बात की बड़ी कम पॉसिबिलिटी अगर आपने रिवीजन या पहले से चीजें नहीं पढ़ी है। तो देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे वॉवेल कितने? 3 है ना, और कॉन्सोनेंट 4 है। तो एक सेकेंड अपन यहाँ पे एक वैल्यू चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अपने पास टोटल वॉवेल है 3 और कॉन्सोनेंट है 4। तो पहली वैल्यू वॉवेल की है और अगली वैल्यू कॉन्सोनेंट की है। अगला देखो अपने पास वॉवेल कितने? 2, कॉन्सोनेंट कितने? 4। तो पहली वैल्यू वॉवेल की है, अगली वैल्यू कॉन्सोनेंट की है। अब अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी बताओ कौन बताएगा पहले? 24 सर। 24 सर। एग्जैक्टली। 4। यहाँ पे 2 क्या है? वॉवेल। बाकी रिमेनिंग सारे के सारे कॉन्सोनेंट कितने? 4। तो आंसर विल बी 24। सर 24। ठीक है। बताओ आप में से किसी को यहाँ तक कोई परेशानी हो तो कृपया करके एक बार मुझे अपडेट कर दो। नो सर। एक बार नो सर। टाइम बताना कितना टाइम हो रहा है अभी? 10 o'clock। सर 10 बज रहे हमारे हैं। पास 15 मिनट बचे हमारे सर पास। एक क्वेश्चन Actually था ना, सर। भैया पूछो ना एक बार। सर हमेशा वोवेल पहले ही लिखा जाएगा, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है बिल्कुल पहले? बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं। लॉजिक है, आगे पीछे कर सकता है, वॉवेल कॉन्सोनेंट। ठीक है। आगे पीछे कर सकता है, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। बोलो कोई परेशानी? ठीक है। देखो बताने को ना अभी बहुत सारे टाइप बचे हैं इसमें, लेकिन आई एम सॉरी टू से कि बहुत एक्सटेंड करने का मीनिंग फिर चीज़ है ना। मैं भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ही बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में 5-6 घंटे का टॉपिक होता है, लेकिन अब 1 आवर में समराइज करना इट मीन्स डिफिकल्ट टास्क टू मी। चलो ऑल दी वे, उसके बावजूद भी अपन कोशिश करते हैं बेटर। लास्ट अपनी कोडिंग है मिक्स कोडिंग। क्या है भाई? मिक्स कोडिंग, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन करके बताओ आप, मन में आ गया अचानक क्योंकि पूछा गया लास्ट ईयर ऐसे इस तरह का क्वेश्चन। एप्पल, एप्पल को कोड में कर रहा हूं और ऑरेंज को कोड आप कर देना, ठीक है। ऑरेंज को कोड आप लोग कर दो जल्दी, टाइम कम है। सर इन्होंने वोवेल्स को आगे लगा दिया, कॉन्सोनेंट को बाद में लगा दिया। दोबारा से सोच लो एक बार, मौका है आपके पास।
एक वे आपका ठीक है, एक वे आपका ठीक हाँ है। सर, वो कॉन्सोनेंट को भी सर असेंडिंग ऑर्डर में लगाया सर, कॉन्सोनेंट Exactly. असेंडिंग ऑर्डर में। एग्जैक्टली देखो, उसने वोवेल कॉन्सोनेंट वाला गेम तो आप ठीक सोच रहे हो, लेकिन उससे अच्छी बात है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है ना, ठीक है, अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर होता है अल्फाबेट को लिखने का, उसने कुछ नहीं करा, लेटर को उठा के उस अल्फाबेट के ऑर्डर में लगा दिया। अपन देखो सबसे पहले इसमें ए आएगा, बोलो हाँ कि ना, Yes, sir. उसके बाद ई, उसके बाद जी, अच्छा जी आएगा जी। मैडम आप सुनो ना मेरी बात, आप केवल बात कर रहे हो वोवेल कंसोनेंट की, मैं बोल रहा हूँ ऐसा केस भी बन सकता है, लेकिन वो केवल जो इस क्वेश्चन को आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो इस पैटर्न पे समझाना चाह रहा हूँ कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, यहाँ पे वॉइस वोवेल कंसोनेंट की बात नहीं चल रही। Yes, तो sir, अगर yes. है ना, समझो मेरी बात को, अगर आपने ए रखा, ई रखा, तो उसके बाद अगर आप इन लेटर को अरेंज करोगे तो जी लिखा जाएगा, ठीक है। तो जी के बाद क्या आएगा अपना NOR। एन के बाद ओ के बाद आर, है ना, ठीक है। आप जो बोल रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन सर एक उससे क्वेश्चन था ज्यादा, सर, भैया बोलो ना। सर यही क्वेश्चन होते हैं, दिमाग हमें- घुमा देते हैं। सर हाँ, हमें दोनों देख को बोलो। अलग अलग ऑर्डर में लगाना है, वोवेल्स को अलग और कॉन्सोनेंट को अलग, जैसे ए ई फिर आई आ रहा है, तो अगर उसके सामने वोवेल आ गया तो सर वोवेल को लिखेंगे। आप मेरी पूरी बात सुनिए, हाथ जोड़ के विनती है ना, आपको मैं जो समझाता हूँ उस टाइप नहीं ना आप ध्यान देते हैं। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि वोवेल कॉन्सोनेंट का केस नहीं बन सकता, वो उसकी मर्जी है कि पहले वोवेल को लिख ले चाहे कॉन्सोनेंट के लिख ले, है ना। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस तरह का जो मेन क्वेश्चन बनता है ना, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे बनता है। किस पे बनता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका मीनिंग क्या निकला कि आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि वोवेल कौन सा है और कॉन्सोनेंट कौन सा है, आप बस ये सोचो पहले कौन आता है। जैसे अपन ने कौन सा करा था, कौन सा क्वेश्चन था, मिलेगा नहीं, ये रहा। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि वोवेल कॉन्सोनेंट कोई चीज होती है। आप बस इतना सोचो कि माय डियर सबसे पहले इसमें कौन लिखा जाएगा अगर एबीसीडी लिखनी हो, ए। अब बाई द वे ई आ गया है, मान लो कोई ऐसा वर्ड होता है इसमें ई नहीं होता, है ना, तो ये मान लो बाद में कोई वोवेल आ जाता, तो आप उस वोवेल को नहीं उठा के रखते, पहले आप ऑर्डर अरेंज कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ए लिखा, तो मैंने ए के जस्ट बाद ई नहीं लिखा, ई लिख दिया, लेकिन आपके मन होगा ओ लिख दो, ओ नहीं लिखा है, जी लिखा है। क्यों? कि मैं जो ऑर्डर अरेंज कर रहा हूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अगर आप इस तरह से सोचो कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे वोवेल एक तरफ और बाकी के बाकी कॉन्सोनेंट एक तरफ, हो सकता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कम क्रिएट होते हैं, क्योंकि इसको बंदा पहचान लेता है आसानी से, इसको पहचानने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है एग्जाम टाइम में। जल्दी बताओ, बात समझ आई कि नहीं? Yes, sir. है ना, इस सारे सारे वोवेल अगर एक जगह देखोगे तो कोई भी कॉमन सेंस लगा लेगा, आसान होता है। सही, यू आर राइट। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैम जल्दी पूछो ना। सर अगर ये वॉवेल वाला कॉन्सेप्ट भी ऑप्शन में रहे और ये वाला ऑप्शन भी रहे तो प्रायोरिटी किसको देनी होगी? मैम कोर्ट जाना पड़ेगा, आंसर की चेंज करवानी पड़ेगी, कोई प्रायोरिटी नहीं, दोनों ही ठीक है। अगर जो बच्चा दोनों में से अलग अलग करके आएगा, कोर्ट उन दोनों की बातों को सुनेगा और बोलेगा दोनों सही है अपनी जगह। आंसर की बनाने वाले को बोला जाएगा कि दो पॉसिबिलिटी लग रही है तो कोई भी आंसर हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन बनाने से कमीशन खुद बचते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको बाद में खुद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसलिए इस तरह की थॉट मत डेवलप किया करिए। ऐसा अगर बाय द वे हो जाता है तो आप अपने मन से प्रायोरिटी कीजिए जो ऑप्शन पहले आता है। एक बार क्या हुआ, एक एग्जाम में कोर्ट में क्वेश्चन गया, एग्जैक्टली मैं एग्जाम रिमाइंडर नहीं कर पा रहा हूँ, क्या हुआ कि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर थे सेम, जैसे मान लो ऑप्शन ए में था और ऑप्शन सी में था और सेम वैल्यू थी, मान लो उसका आंसर 25 आ रहा है। अब कुछ लोग मारती होते है ना, तो अब भाई ऑब्वियस ही बात है कि सेम दो आंसर है, तो जिसने सी लगाया होगा वो भी सही है ना, और जिसने ए लगाया तो वो भी सही है, दोनों सही है। लेकिन कोर्ट में जब क्वेश्चन गया, कोर्ट ने एक सवाल पूछा कि पहले ऑप्शन कौन सा आता है, तो प्रायोरिटी किसको दोगे आप? खत्म कहानी। अगर आप बहुत ज्यादा फंस जाओ, इवन इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि आंसर दोनों सही, तो आप पहले को प्रायोरिटी दो। अगर कुछ भी होगा तो आप जीतोगे, बाकी मर्जी आपकी, है ना। उस टाइम दिमाग जो काम करता है अक्सर में होता वही है, इंसान पहले से सोचता है कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ऑल दी वे। ठीक है मैम? अरे भैया बता दो तो कम से कम। यस सर। Sir. ठीक है, अपन आगे चलें, नेक्स्ट और लास्ट।
अब देखो मिक्स कोडिंग की मैं बात कर रहा था, तो मिक्स कोडिंग में ना आप बस इतना समझो कि आपसे बोलेगा राम इज गुड बॉय, है ना, ए नहीं लगा रहा हूँ मैं। बाकी बचपन में सबसे पहले एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, राम के आगे कोई बैड बॉय नहीं सुना होगा, राम हमेशा गुड बॉय होता था। नहीं, हमको यही रटाया गया जीवन में, राम इज ए गुड बॉय। चलो, तो राम इज गुड प्लेयर लिखते हैं पर, ठीक है जी। इसके लिए उसमें कोडिंग करेगा 4276। अब ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि राम अगर पहले लिखा है तो राम का 4 है, इज पहले लिखा है तो इसका 2 है। ये ध्यान रखना, इस तरह की जो मिक्स कोडिंग होती है इसमें लोकेशन और ऑर्डर मैटर नहीं करते, ये बात ध्यान रखना। एक सेकंड, देयर इज सम प्रॉब्लम, योर बैटरी इज लो। एक सेकंड ना, मुझे चार्जर लगाना पड़ेगा, आई एम सॉरी टू से। चार्जर है इसमें बैग में, भूल गया हूँ आज लैपटॉप को चार्जर लगाना। नाउ ठीक है। तो हम लोग कहाँ बातचीत कर रहे थे कि अगर कोई मान लो हमको मिक्स कोडिंग की बात करेगा तो उनकी वैल्यू आगे पीछे लिखेगा। आप इसको ऐसे कंसीडर ना करें कि वो वैल्यू सेम लिखी हुई है। अब मैं एक दूसरा वर्ड लिखता हूँ, सीता, है ना, ये चलो, श्वेता इज गुड सिंगर को वैल्यू कर दी उसने भाई 3146, ठीक है। एक लास्ट स्टेटमेंट उसने दिया, राधा इज ग्रेट आर्टिस्ट। अब देखो ध्यान से समझना, आपसे पूछा है कोड विल बी 4, कोड विल बी 4। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रखता हूँ। अब मान लो राधा के लिए कोड क्या हो सकता है, ठीक है, और एक वैल्यू बता दो इज के लिए क्या हो सकता है। ये दोनों ऐसे वर्ड है जहाँ से आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाए। तो मुझे एक बात बताओ, आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है, सॉरी इसको हमने कोड ही नहीं करा, तो इसको पहले कोड करना पड़ेगा। राधा इज द ग्रेट आर्टिस्ट, मीन निकलेगा अगर हमने लेटर ज्यादा ले लिए तो हमारे पास डिजिट तो 4 ही होते हैं, तो रिपीट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। हमने ना थोड़ा सा एक लेटर ज्यादा ले लिया, तो अपन कौन सा काट सकते हैं, ये हटा दो सारे के सारे, है ना। अपन 3 में बैलेंस कर लेंगे क्वेश्चन को। अगर सारे ही सारे ई हटाओगे तो एक कॉमन लेटर हटा दो आप यहाँ से, ठीक है, अब बन जाएगा। बट यहाँ पे कॉमन नहीं बचा, कोई बात नहीं, उसको बाद में देख लेंगे। 986, ठीक है, ऑल दी वे। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपसे बोलता है कि भाई आप लोग बताओ गुड को क्या कोट करा जाएगा, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मान लो राधा को क्या कोट करा जाएगा। क्वेश्चन समझने के लिए एक काफी है। अब देखो ध्यान से देखना, अब मुझे एक बात बताओ, गुड कहाँ पे दिख रहा है, जो चीज पूछी पहले उसकी तरफ जाओ, जो कॉमन है इधर जाओ। तो लेफ्ट सेगमेंट में पहले दोनों में कौन कौन कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अब इधर वैल्यू बताओ, इधर कौन सा कॉमन है, 4। अब जरूरी नहीं वो आगे पीछे लिखा हो कि एक ही लोकेशन पे लिखा हो, डजंट मैटर, वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो गुड के लिए आपका डेफिनेटली कोड करा गया होगा 4। अगर अपन राधा के बारे में बात कर ले भाई, एक बात बताओ, राधा, ग्रेट और आर्टिस्ट तीनों की वैल्यू अलग अलग है, तो अपन एग्जैक्टली नहीं बता सकते राधा की वैल्यू क्या होगी। तो राधा की वैल्यू हमेशा ऑप्शन में आएगी, या तो 9 हो सकती है, या 8 हो सकती है, या 6, इनमें से कोई भी हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। जब चीजें बिल्कुल कॉमन ना हो तो वहां पे एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, वहां मल्टीपल आंसर होते हैं, उनमें से कोई भी एक हो सकता है, दैट विल बी पॉसिबल। फटाफट बताओ,
बात समझ आई कि नहीं? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? जल्दी बोलो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन। मैम बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग इसीलिए हो रही है, अगर आप उसकी वैल्यू समझ पाए तो कृपया करके मुझे माफ कर दो, रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो रिपीट कर देते। ओके सर, रिकॉर्डिंग देख। हेलो पक्का? चलो आप बुरा मान जाएंगे इसलिए जल्दी से बता। हेलो हेलो एक्चुअल में ना जो कॉमन टर्म है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिल जाती है। लेफ्ट में हमने यहाँ पे देखा कि गुड दोनों में अवेलेबल है, तो अपने ने देखा यहाँ पे दोनों में क्या है, 4। तो हमसे गुड की वैल्यू पूछी थी, गुड कैसे कोड होगा 4 से। अब मान लो राधा की पूछी हमने रैंडमली, तो यहाँ पे तो हमको पता ही नहीं, कोई कॉमन ही नहीं किसी के लिए कहीं, तो राधा को आप एग्जैक्टली कोई वैल्यू नहीं दे सकते। 9, 8, 6 तीनों का ऑब्जेक्शन में से कोई भी हो सकता है, तीनों ऑप्शन में से, ठीक है। लेकिन हम इन 3 में से और कोई वैल्यू नहीं उठा सकते राधा के लिए। क्यों? राधा इन्हीं तीनों के लिए डिकोड होती है, या तो 9 के लिए होगी, या 8 के लिए होगी, 6 के लिए होगी। एग्जैक्टली नहीं कह सकते, जैसे हमने गुड के लिए 4 बोल दिया। ठीक है मैडम? ओके सर, थैंक यू सर। चलो वेलकम। ठीक है, अपन चलते लास्ट। मैं डाउट अभी इसलिए लेने से बच रहा हूँ कि जो बताना चाह रहा हूँ वो रह जाएगा, ठीक है। और मैंने बहुत दूर ट्रेवल करके जाना है, कल मैं खाना नहीं खा पाया आपकी क्लास के लिए, ठीक है, ऑल दी वे। तो देखो ध्यान से देखना, अगर आप अच्छे से समझोगे तो एक बार में समझ जाओगे। एक वर्ड होता है इज कॉल्ड, ठीक है, ध्यान से समझना। और एक वर्ड आता है कोडिंग डिकोडिंग में मीन्स, ठीक है। जैसे एक गर्ल है, मान लो जिसका नाम है एक्स रख लो। अब मैंने बोला एक्स इज कॉल्ड वाई, ठीक है, और जेड मीन्स एक्स, ठीक है। अब एक लड़का इस गर्ल को बुलाना चाहता है, तो अगर एक्स इज कॉल्ड वाई है तो क्या बोल के बुलाएगा? ध्यान से समझो, जल्दी बताओ। एक्स इज कॉल्ड वाई और उसने एक्स को बुलाना है, तो क्या बोलेगा वो एक्स बुलाने के लिए? वाई। पक्का? भाई कॉमन सेंस की बात है। हाँ जी मैम। बाबा पहले केस में पूछ रहा हूँ आपसे, फर्स्ट केस में अलग आंसर होगा, सेकंड केस में अलग आंसर होगा। फर्स्ट केस का आंसर बताओ। सर फर्स्ट केस में तो वाई लग रहा है। एग्जैक्टली देखो, जब भी इज कॉल्ड होता है ना, तो जो चीज चाहिए होती है उसके आगे वाला आंसर होता है, इतना याद रखना होगा। किस केस में? इज कॉल्ड के केस में जो हमको चाहिए उससे नेक्स्ट वाला आंसर होता है। मतलब ऐसे कह लो, अगर आप उस बात को सब्जेक्ट बोलो और आप उस बात को अगर ऑब्जेक्ट बोलना चाहो, हालांकि बोलेंगे नहीं, तो सब्जेक्ट में हमको आंसर देखना होता है, उसका ऑब्जेक्ट आंसर होता है। किस केस में? जब स्टेटमेंट इज कॉल्ड के साथ क्रिएट होता है। अब देखो मीन्स को समझना ध्यान से। भैया आप ना 2 मिनट रुको, अभी अपन बातचीत करेंगे इस पे ना डिटेल में, रुकना ही नहीं। अब जेड मीन्स एक्स, अब मुझे चाहिए तो एक्स, लेकिन वो किसका मीनिंग निकलता है? एक्स, जेड का। तो जब मीन्स का केस होता है तो अपने आंसर का सब्जेक्ट हमारा आंसर होता है। बोलो बात समझ आई कि नहीं? फटाफट बताओ, दोबारा सुनो। मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, ब्लू इज कॉल्ड रेड, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड व्हाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरा आपके साथ, व्हाट विल बी द कलर ऑफ ग्रास, है ना? व्हाट विल बी कलर ऑफ ग्रास। ठीक है, चलो अभी आंसर करना बाद में, पहले अगला क्वेश्चन समझो। मैंने लिखा ब्लू मीन्स रेड, ब्लू मीन्स
Red. Red means green. Green means yellow. Yellow means white. Same question asking again. What will be the color of grass? In that condition, what will be the color of grass? बताओ, दोनों केस के आंसर बताओ। फर्स्ट वन में आंसर क्या होगा? येलो। फटाफट बताओ। सर फर्स्ट वाला येलो। सर फर्स्ट का येलो। सेकंड इज रेड। सेकंड इज रेड। देखो, मैंने आपको बोला कि मुझे अपना आंसर चाहिए, ध्यान से देखना। इजकॉल्ड का केस है और मुझे अपना आंसर चाहिए, तो घास तो वैसा ग्रीन होती है ग्रास, लेकिन आंसर मेरा ग्रीन नहीं होगा। मुझे देखना है कि मेरा ग्रीन कहाँ है। तो ग्रीन जब मैं ढूंढूंगा ना, तो मैंने कहाँ देखना है, सब्जेक्ट केस ढूंढना है पहले ग्रीन, क्योंकि इजकॉल्ड के केस में मुझे अपना आंसर पहले सब्जेक्ट पे जाना है। मुझे पता है कि घास ग्रीन होती है, तो ग्रीन कहाँ पे भाई, सब्जेक्ट में यहाँ पे। तो अब आंसर ग्रीन नहीं होगा, इसका ऑब्जेक्ट आंसर होगा। बात समझ आई? किस केस में? इजकॉल्ड के केस में। क्यों? कि ग्रास को ही अपन येलो कह के बुलाएंगे, लिखा है इसमें। अब अगले केस में देखो, अब हमको पता है कि आंसर हमारा ग्रीन है, लेकिन ग्रीन किसका मीनिंग है, किस बात को बोलने पे ग्रीन निकलेगा। तो ग्रीन अगर हमको मिल गया, तो अब हम इसके सब्जेक्ट की तरफ लौट के जाएंगे, तो दैट विल बी रेड। बात समझ आई कि नहीं? तो इन दैट फर्स्ट केस आंसर विल बी येलो, and in the second case answer will be red. And now I am sorry to say कि मुझे जाना पड़ेगा, है ना। बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इलाका है जहाँ मुझे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, जो बहुत रिस्की है। सो ज़्यादा लेट नाइट में ट्रैवल नहीं करूँगा वहाँ। तो अभी मुझे आपसे अनुमति चाहिए। अगर आपकी कोई परेशानी है तो अपन मुलाकात करेंगे। जो आपका CSET वाला जो कंपोनेंट होगा UPSC BTEC के लिए, तो वहाँ हम जनरली क्वांटिटी पे बातचीत करेंगे, ठीक है। तो होपफुली अगर आपका 1-2 मिनट के लिए कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए प्लीज, मैं अवेलेबल हूँ, बैठ के बात करूंगा आपसे। डाउट ये सर कि अगर हमें ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो, जैसे कि एप्पल और ऑरेंज वाला था, ठीक है, क्योंकि उसमें सर जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, लेकिन जो हम नहीं सोच रहे हैं, जो कि बहुत सिंपल है, लेकिन हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, उससे कई बार होता है। हाँ एग्जैक्टली, एग्जामिनेशन ज़्यादा आते हैं उनके लिए सोर्सेस आई विल ट्राई टू फॉरवर्ड विद तनवीर सर, एंड ही विल डेफिनेटली फॉरवर्ड विद यू, ठीक है। आप लेकिन प्रॉमिस नहीं कर रहे, मैं कोशिश करूंगा, है ना। फिर भी चलो देखते हैं, एटलीस्ट कुछ तो करेंगे, डोंट वरी। इतना अगर आप लोग प्यार दे रहे हो तो अपना इतना ड्यूटी बनती है, विल ट्राई टू समथिंग बेस्ट, है ना। चलो।